आप सबका स्वागत है द बीकॉम क्लासेस में। और आज मैं आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पहला प्रश्न सॉल्व कर दिखाऊंगा। पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ मिलेगा। हर एक वीडियो के आपके चैप्टर के हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। अगर आपने अभी तक हमारी पेड क्लासेस को ज्वाइन नहीं करा है तो आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर क्लिक करके स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर को डायल करके हमारी पेड क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही थोड़े शुल्क में हम आपको सभी चैप्टर्स के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन विद वीडियो के आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन। ये आपका पहला क्वेश्चन है इस बुक का, इनकम टैक्स की बुक का। और ये साहित्य भवन पब्लिकेशन की एक बुक है, आप देख सकते हैं। साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक है ये। आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं लगभग सभी में सेम होता है, नियम तो सब में सेम होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। पहला प्रश्न है कि एक मिस्टर ए एक संपत्ति के स्वामी है। मिस्टर ए कौन है? एक संपत्ति के स्वामी है जिनका नगर पालिका मूल्यांकन हमारा पहला क्वेश्चन है मिस्टर ए, कोई मिस्टर ए हैं जो एक मकान संपत्ति के स्वामी हैं। कौन है? मकान संपत्ति के स्वामी हैं जिनका नगर पालिका मूल्यांकन, जिनके मकान का नगर पालिका मूल्यांकन कितना है? 75,000 है। नगर पालिका मूल्यांकन को हम म्युनिसिपल वैल्यू भी कहते हैं। एवं उचित किराया 80,000 है और जो फेयर रेंट है वो कितना है? 80,000 है। तो भाई एक बात कही है इस क्वेश्चन में, वो ये कही है कि किराया नियंत्रण अधिनियम लागू नहीं है। देखिए इस प्रश्न में तो ये बात कह दी गई है कि इसमें किराया नियंत्रण अधिनियम लागू नहीं है। इसे इंग्लिश में कहें तो हम कहेंगे रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं है। तो रेंट कंट्रोल एक्ट, किराया नियंत्रण अधिनियम कब लागू होता है, कब नहीं लागू होता है, इसमें तो दिया हुआ तो समझ में आ गया। अगले प्रश्न में अगर नहीं दिया होगा तो कैसे समझ में आएगा? तो एक बात याद रखिएगा, जिस भी प्रश्न में, जिस क्वेश्चन में आपको मानक किराया के नाम से कुछ दे दिया जाए, मानक किराया दे दिया जाए, इंग्लिश में स्टैंडर्ड रेंट जिसे कहते हैं, अगर स्टैंडर्ड रेंट किसी में दे दिया गया या मानक किराया दे दिया गया है तो उसमें आपका किराया नियंत्रण अधिनियम, रेंट कंट्रोल एक्ट लागू हो जाएगा। और जिसमें मानक किराया नहीं दिया होता है उसमें किराया नियंत्रण अधिनियम लागू नहीं होता है। इसमें तो लिखा हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं कि संपत्ति का निर्माण, इन्होंने संपत्ति का अपने निर्माण कराना स्टार्ट करा, बनवाना शुरू करा, अपना महल या अपना घर कुछ भी बनवाना शुरू करा। तो 1 जनवरी 2015 को इन्होंने स्टार्ट करा अपना घर बनवाना और प्रारंभ हुआ और 30 अप्रैल 2016 को समाप्त हुआ। कब समाप्त हुआ? 30 अप्रैल 2016 को उसे समाप्त हुआ। इस भवन की 3 इकाइयाँ हैं। भवन की कितनी इकाइयाँ हैं उनके पास? 3 इकाइयाँ हैं। कितनी इकाइयाँ? 3 इकाइयाँ हैं। मतलब अपने भवन को उन्होंने 3 पार्ट में बांट दिया है। 3 पार्ट में अपने भवन को बांट दिया है। इन्हें एक्स वाई जेड, 3 लोग हैं, एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। कितने लोग हैं? 3 एक्स है, एक वाई है, एक जेड है। 3 लोगों को 30,000 रुपये प्रति इकाई किराए पर उठा दिया। तीनों को 30,000 रुपये पर महीना के हिसाब से उन्होंने तीनों इकाइयों को, अपनी तीनों पार्ट को किराए पर उठा दिया है। वर्ष का संपूर्ण भवन का, पूरे भवन का, एक्स वाई जेड तीनों इकाइयों को मिला करके कितना नगर पालिका कर देना पड़ा उन्हें? 12,000 रुपये का नगर पालिका कर दिया। ये करदाता ने दिया है, मकान मालिक ने दिया है। मकान का वार्षिक मूल्य ज्ञात कीजिए, एनुअल वैल्यू ज्ञात करना है मकान की। यदि एक्स वाई अपनी इकाइयों में रहने के लिए प्रयोग कर रहे हैं और जेड अपने व्यापार में प्रयोग। देखिए इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर हम मकान अपने, मैं अगर किसी मकान का स्वामी हूँ या कोई मकान मालिक हूँ, अगर मैं अपने मकान को किराए पर उठाता हूँ तो मुझे इससे क्या मतलब है कि वो उसे रहने के लिए प्रयोग कर रहा है या उसमें वो व्यापार कर रहा है? मुझे तो किराए से मतलब है ना। तो इस बात से क्वेश्चन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि 2 रह रहे हैं और एक व्यापार कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों की कैलकुलेशन एक ही तरीके से होगी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं।
प्रश्न को आपके सामने सॉल्व करेंगे, पूरा एक एक प्रश्न आपको समझाते हुए सॉल्व करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी तकलीफ हो तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, जो स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं उससे। अगर आपने अभी तक हमारी पेड क्लासेस को ज्वाइन नहीं करा है तो आप हमारी पेड क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू, सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है इसकी म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है। तो सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू लिखेंगे। तो इसकी म्युनिसिपल वैल्यू कितनी, तो इसकी म्युनिसिपल वैल्यू आपको बताया था, इसकी म्युनिसिपल वैल्यू है 75,000 रुपये। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है इसकी? 75,000 रुपये इसकी म्युनिसिपल वैल्यू है। दूसरा लिखना पड़ता है इसका उचित किराया कितना है। तो उचित किराया इसका है फेयर रेंट, कितना है? 80,000 रुपये। अब एक बात समझिए, हमने क्या लिखा? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। एक बात याद रखिएगा, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से जो ज़्यादा बड़ा होता है, जो रकम ज़्यादा बड़ी होती है, उस रकम को मान लिया जाता है एक्सपेक्टेड रेंट। क्या मान लिया जाता है उसको? एक्सपेक्टेड रेंट। अब देखिए 75,000 में और 80,000 में क्या बड़ा है? कौन सी रकम बड़ी है? तो 80,000 वाली रकम बड़ी है। तो 80 वाली रकम को हम मान लेते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। तो इसको मान लेंगे हम एक्सपेक्टेड रेंट। ध्यान रखिएगा, पहले म्युनिसिपल और फेयर रेंट में ये देखा जाता है कौन सी रकम बड़ी है। जो बड़ी है उसको क्या मानेंगे? एक्सपेक्टेड रेंट। तो उसको मान रहे हैं एक्सपेक्टेड रेंट, EXP, एक्सपेक्टेड रेंट। तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो गया हमारा? 80,000 रुपये का। अब देखिए एक चीज़ और दे रहा था, ये कह रहा था इसी प्रश्न में एक जगह पर कि उसको XYZ जो 3 लोग हैं उनको उसने ये 30,000 रुपये महीना पर दिया। कितने भी दिया? 30,000 रुपये महीना पर। यानी पूरा मकान अगर हम जोड़ें 30,000 रुपये महीना पे, अगर हमारा मकान की 3 वैल्यू हैं, 30,000 रुपये को हमने A को दिया और यही 30,000 को हमने B को दिया और यही 30,000 को हमने C को दिया। तो हमारे लगभग 90,000 रुपये का हमारा मकान का किराया पर महीने आ रहा है। कितना आ रहा है? पर महीने 90,000 रुपये आ रहे हैं। तो हम अब निकालेंगे एक्चुअल रेंट कितना है, पूरे वर्ष हमें एक्चुअल में कितना पैसा प्राप्त हुआ। तो हम सबसे पहले निकालेंगे एक्चुअल रेंट A। तो एक्चुअल रेंट हमारा 90,000 रुपये था, ठीक है, एक महीने का। नहीं, प्रति वर्ष किराए पर उठाया हुआ है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी पढ़ने में मिस्टेक हो गया है। किताब में ये कह रहा है कि उसने 30,000 रुपये प्रति वर्ष किराए पर उठाया हुआ है। तो जब 30,000 रुपये प्रति वर्ष किराए पर उठाया तो 30 या 90,000 रुपये हमारा ऑलरेडी हो गया है। हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर चाहो तो आप कर सकते हो 30,000 रुपये पे पर वर्ष। तो 30,000 को एक में दिया तो तीनों को कितने में देगा? 90,000 रुपये में वो दे देगा। ये ध्यान रखिएगा कि वो प्रति वर्ष है, प्रति माह नहीं है। हमने प्रति माह समझ लिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, हो जाता कभी कभी। तो ये 30,000 रुपये प्रति वर्ष उसने एक को दिया था। एक्स को 30,000 प्रति वर्ष दिया, वाई को भी 30,000 रुपये प्रति वर्ष दिया, एक्स को भी 30,000, वाई को भी 30,000 और जेड को भी 30,000। जब एक्स वाई जेड तीनों को 30,000 रुपये दिया तो एक्स का भी 30 मतलब 90,000 रुपये ईयर उसको अपने मकान का किराया एक्चुअल रेंट मिलेगा। अब एक बात याद रखिए, एक्सेप्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में जो बड़ा होता है, जो रकम बड़ी होती है, उसको ही मान लिया जाता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या मान लिया जाता है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो इसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी होगी? 90,000 रुपये। यहाँ तक समझ में आया?
ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी हो गई 80,000। म्यूनसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट में जो बड़ा होता है उसको मान लिया जाता है एक्सेप्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में जो बड़ा होता है उसको मान लिया जाता है एनुअल वैल्यू। अब एनुअल वैल्यू हमारी इतनी है। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू, अब वो एक चीज़ कह रहा था कि उसने संपूर्ण भवन का 12,000 रुपये म्यूनसिपल टैक्स चुकाया, तो हम कर देंगे लेस, मतलब घटाएंगे हम, लेस म्यूनसिपल टैक्स। कितने का है म्यूनसिपल टैक्स 12,000। अगर हम जिसमें से 12,000 रुपये घटा देंगे तो हमारी आंसर 78,000 रुपये बचेंगे। तो ये हमारी हो गई एनुअल वैल्यू। ये हमारा आ गया आंसर एनुअल वैल्यू का।